अरे भाई अब तो सेंट्रल बैंक बेचने आ गए मार्केट में सोना, अब तो सोना धड़ाधड़ गिरेगा। सो गोल्ड में वी आर स्टिल बुलिश। तो अगर स्टैगफ्लेशन आता है फिर गोल्ड सिल्वर में हम देखेंगे कि वो बहुत बड़ी तेजी शुरू हो सकती है कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है कंसिस्टेंटली तो रेट हाइक्स करने पड़ेंगे, और रेट हाइक्स करेंगे तो इनिशियल रिस्पॉन्स जो है वो नेगेटिव ही है गोल्ड सिल्वर के लिए, क्योंकि वो डॉलर को स्ट्रेंथन करता है, ट्रेजरी यील्ड्स पे उसके इम्प्लीकेशन है। आपको क्या लगता है गोल्ड अभी भी सस्ता है? सस्ता महंगा तो आई थिंक बहुत रिलेटिव टर्म है। गोल्ड जब इंडिया में 1,80,000 ऑलमोस्ट चले गया था तब आपने देखा है, और आपको जब 1,30 में मिल रहा था तो आपको सस्ता लग रहा है। लेकिन अगर आप एक साल पहले से ही कंपेयर करें तो वो प्राइस डबल है। 100 आया तो 120 यू कैन नॉट रोल आउट। इज जस्ट दैट कि जब मोमेंटम आती है सिल्वर में तो आई थिंक लोगों ने देखा ही है कि फिर कोई लेवल सैक्रोसैंक्ट नहीं है। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र व्यास और आप देख रहे हैं गोल्ड सिल्वर न्यूज़ का पॉडकास्ट द बिग बुलियन शो, जिसमें हम बात करते हैं बुलियन इंडस्ट्री की आगे के ट्रेंड्स की और ख़ास तौर पर बुलियन इंडस्ट्री में कैसे लोगों को सपोर्ट मिल सके उसकी भी हम लोग चर्चा करते हैं। और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मेटल्स फोकस से हर्षल बारोट जी हैं। नमस्ते हर्षल भाई, स्वागत है आपका। हर्षल भाई, अगर हम चर्चा करें प्राइजेस की तो काफ़ी वॉलेटिलिटी देखी जा रही है अभी प्राइजेस में, गोल्ड और सिल्वर दोनों में। जी बिल्कुल। आई थिंक ग्लोबल जो सिचुएशन है फिलहाल, लोग काफ़ी असमंजस में हैं, स्पेशली इन्वेस्टर्स के इस वॉर का आउटकम क्या होगा, उसकी इम्प्लीकेशंस एनर्जी प्राइस पे, लॉन्गर टर्म इन्फ्लेशन पे क्या होगी। तो कहीं ना कहीं क्योंकि प्राइस साइडवेज हो गया है तो इन्वेस्टर्स भी अनसर्टन है, और जब तक कोई डायरेक्शन हमें इन टर्म्स ऑफ अभी मैक्रो पर्सपेक्टिव से नहीं मिलता कि फॉर एग्जांपल अगर इन्फ्लेशन सस्टेनेबली हायर रहने वाला है तो शायद फेड को रेट हाइक्स भी करनी पड़ेगी, तो उसके इम्प्लीकेशंस गोल्ड सिल्वर पे अलग है। और अगर ये वॉर जल्दी रिजॉल्व हो जाता है, जो हमारा मानना है कि शायद ये बहुत ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा, तो फिर से फेड की जो रेट कट की एक्सपेक्टेशन है, जो फिलहाल मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि एक साल तक फेड शायद कुछ नहीं करेगा, ना बढ़ाएगा ना कम करेगा। लेकिन अगर रेट कट की एक्सपेक्टेशन जो वॉर के पहले थी मार्केट में कि 1 से 2 रेट कट शायद फेड करेंगे, अगर वो फिर से मार्केट में आती है तो हमें फिर से एक अपसाइड मूव देखने मिलेगा। बट फिलहाल क्योंकि दोनों साइड में कोई भी क्लैरिटी नहीं है कि मॉनेटरी पॉलिसी किस दिशा में जा रही है, प्लस ये वॉर का जो इम्पैक्ट है वो कितना लॉन्ग टर्म है वो भी क्लियर नहीं है। तो आई थिंक मार्केट भी कहीं ना कहीं वही चीज़ दर्शा रहा है, इन टर्म्स ऑफ प्राइस के कोई डायरेक्शन नहीं है प्राइस में। एक चीज़ मुझे समझाइए हर्षल भाई, महंगाई के हम लोग डेटा देख रहे हैं जापान में, यूके में, यूरो में, यूएस में, सब जो है लगातार, चूंकि एनर्जी क्राइसिस हुआ तो लास्ट 1 मंथ के डेटा जो भी आए सब इंक्रीज हुए हुए आए हुए हैं। ये चीज क्या सेंट्रल बैंक के पॉलिसी को इम्पैक्ट कर सकती है ऑल ओवर वर्ल्ड? क्योंकि हमने लास्ट ईसीबी का मीटिंग देखा था, उसके बाद भी कहीं ना कहीं ये बात उठने लग गई थी कि भैया कहीं अब अगली मीटिंग में ही रेट हाइक ना हो जाए, और ये चीज कैसे इम्पैक्ट कर सकती है गोल्ड को? जी बिल्कुल। तो जैसे आपने कहा लास्ट मंथ का मार्च का डेटा देखे तो इवन इंडिया में भी हमने स्पाइक देखा है इन्फ्लेशन में। तो फिलहाल तो ये एनर्जी ड्रिवन है जो इन्फ्लेशन स्पाइक है। बट क्वेश्चन ये है कि क्या ये इन्फ्लेशन ट्रांजिटरी है? तो अगर ट्रांजिटरी है तो सेंट्रल बैंक्स फिलहाल एक्टिवली इंटरवीन नहीं करेंगे, वो बोलेंगे कि हम वेट एंड वॉच कर रहे हैं, ना बढ़ा रहे हैं ना कम कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे डेटा आता है, अगर नेक्स्ट समझो आप 3 महीना 4 महीने तक इन्फ्लेशन कंसिस्टेंटली हाई है तो फिर सेंट्रल बैंक्स को एक्ट करना पड़ेगा। तो फिलहाल 1 मंथ के डेटा पे मैं कहूँगा कि हम बहुत ज़्यादा रीड नहीं कर सकते कि एक्चुअली 1 मंथ के डेटा से सेंट्रल बैंक्स रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि उनके पास बहुत सारे लीडिंग इंडिकेटर्स होते हैं जिनसे उनको समझ में आता है कि इन्फ्लेशन अक्रॉस सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी अभी तक जा रहा है कि नहीं जा रहा है, सिर्फ एनर्जी तक फोकस्ड है कि नहीं है। तो वो सब चीज़ें आई थिंक सेंट्रल बैंक्स बहुत एक्टिवली ट्रैक करेंगी। तो 1 मंथ इज़ टू अर्ली। बट जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है कंसिस्टेंटली तो रेट हाइक्स करने पड़ेंगी, और रेट हाइक्स करेंगे तो इनिशियल रिस्पॉन्स जो है वो नेगेटिव ही है गोल्ड सिल्वर के लिए, क्योंकि वो डॉलर को स्ट्रेंथन करता है, ट्रेजरी यील्ड्स पे उसके इम्प्लीकेशन है। और बियॉन्ड दैट अगर फिर ये सिचुएशन खड़ी होती है कि इकोनॉमी स्लो डाउन कर रही है फिर भी आपको रेट हाइक्स करने पड़ रहे हैं, तो वो फिर एक स्टैगफ्लेशनरी सिनेरियो हो जाता है कि जहाँ सेंट्रल बैंक्स को भी कंफ्यूजन होता है कि अगर हम और रेट हाइक्स करेंगे तो इकोनॉमी और स्लो डाउन हो जाएगी, शायद रिसेशन आ जाएगा, तो फिर वो स्टैगफ्लेशन आ जाता है। तो वो नेक्स्ट फेज है स्टैगफ्लेशन का। तो अगर स्टैगफ्लेशन आता है फिर गोल्ड सिल्वर में हम देखेंगे कि वो बहुत बड़ी तेजी शुरू हो सकती है। बट जब तक सिर्फ इन्फ्लेशन का रिस्पॉन्स है तब तक वो नेगेटिव इम्प्लीकेशन है उसके गोल्ड सिल्वर पे।
पर जो आपने स्टेगफ्लेशन की बात की, ग्रोथ तो अगर हम ग्रोथ नंबर भी देखें, इन्फ्लेशन को कंपेयर करें और ग्रोथ नंबर को देखें, तो दोनों अभी पिछले 2-3 महीने से अगर आप कंपेयर करोगे, मैच नहीं हो रहे। मतलब कहीं ना कहीं अर्ली इंडिकेशन तो जी स्टेगफ्लेशन। बिल्कुल, अर्ली इंडिकेशंस है, लेकिन यूएस में अगर आप देखें लास्ट 2 साल से कंसिस्टेंटली इकोनॉमिक डेटा थोड़ा मिक्स्ड है। कुछ कुछ सेक्टर्स अभी भी अच्छा ही कर रहे हैं यूएस में। जॉब नंबर्स भी आप देखें तो यस, बीच बीच में हमने देखी स्पाइक्स देखी अनएम्प्लॉयमेंट में, बट ऐसा अभी कोई डेटा नहीं है कि ब्रॉड बेस्ड कोई स्लो डाउन है यूएस में। अगर आप रिटेल सेल्स के भी आंकड़े देखें जो लास्ट वीक आए थे यूएस में, वो भी स्ट्रांग थे। तो अभी भी कन्विंसिंग कोई डेटा नहीं है, ना इन्वेस्टर्स के लिए ना सेंट्रल बैंक्स के लिए, जो ये बताए कि ये अब रिसेशन ही आने वाला है या एकदम स्लो डाउन आने ही वाला है। तो जब तक वो क्लियर नहीं है तब तक मार्केट भी क्लियर नहीं है, तो वही आपको प्राइजेस भी दिखा रही है। एक चीज केविन वॉश पे मैं वापस आना चाहूंगा। फेड, चूंकि फेड का बोर्ड होता है और बोर्ड डिसाइड करता है कि रेट्स, हम लोग वोटिंग देखते हैं बाद में। आपको क्या लगता है, एक सिर्फ चेयरमैन पूरे बोर्ड को कंट्रोल कर सकता है, या बोर्ड जब वोटिंग होती है रेट पे, तो वोटिंग ही होती है नॉर्मली कि किसका क्या मत है और बहुमत के आधार पर फैसला होता है? जी बिल्कुल। तो चेयरमैन चेंज होना क्या इतना बड़ा कंसर्न है उसके लिए कि भैया वो चेंज कर दे? क्योंकि बोर्ड के मेंबर के थॉट्स अभी भी वही है। लास्ट हमने देखा सिर्फ एक मेंबर का थॉट अलग था, बाकी मेंबर्स यूनाइट थे, जो जेरोम पावेल का व्यू था उसके साथ। जी बिल्कुल। तो बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने जो कहा कि एक मेंबर इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, वो बात तो तय है। लेकिन अगर आप देखें कि जो गवर्नर्स है सेंट्रल बैंक के, वहाँ पे लोकल जो बैंक्स के जो गवर्नर्स है जो फेड के बोर्ड पे है, उनका इलेक्शन भी कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन ही करता है। तो उसमें एक पॉइंट के बाद अगर सब आपके ही इलेक्टेड है, तो फिर उनका व्यू एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही है। तो फिर वो आपका मेजोरिटी चेंज कर सकता है कि अगर 10 में से अगर 6 लोग ट्रम्प अपॉइंटेड है और वो इसलिए अपॉइंटेड है क्योंकि उनके व्यूज डविश है, तो वो आउटकम चेंज कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो बैलेंस है, हमें नहीं लगता है कि एक पर्टिकुलर पर्सन उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है। इन्फ्लुएंस कहाँ हो सकता है कि मैसेजिंग में, क्योंकि फेड ठीक है उसके रेट डिसीजंस कुछ और हो सकते हैं, लेकिन मार्केट्स कमेंट्स पे भी बहुत रिलाई करता है कि सेंट्रल बैंक कमेंट किस चीज़ पे ज़्यादा कर रहा है, किस चीज़ को ज़्यादा वेटेज दे रहे हैं। तो वो हमें देखना पड़ेगा कि वो शायद इन्फ्लेशन हॉक हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर वो स्टेटमेंट्स दबिश देते हैं तो भी वो मार्केट पे इम्प्लीकेशन अलग है। तो आई थिंक वो कोई सिंपल प्रिंसिपल नहीं है जिसपे आप इस पे ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि हम बहुत बार हमने हिस्टोरिकली देखा है कि फेड का जो एक्चुअल डिसीजन है वो हॉकिश है, लेकिन बाद में जो फॉरवर्ड गाइडेंस है वो बहुत डविश है। तो मार्केट फिर डविशनेस पे रिएक्ट करता है। तो वो हमें देखना पड़ेगा कि एक्चुअल कमेंट्री वर्सेस फेड का जो डिसीजन है उसमें अगर हमें कोई डाइवर्जेंस दिखता है कि नहीं। ओके, फेड की हमने बात की। एक चीज और मैं आपको समझना चाहूंगा, चूंकि सेंट्रल बैंक की हम लोग बात कर रहे हैं, सेंट्रल बैंक की बाइंग और सेंट्रल बैंक की सेलिंग, इसको कैसे देख रहे हैं? क्योंकि एक दो बैंक ने बेचा वहां पर और मार्केट में एकदम ऐसा हो गया, अरे भाई अब तो सेंट्रल बैंक बेचने आ गए मार्केट में सोना, अब तो सोना धड़ाधड़ गिरेगा। आप कैसे इसको चीज को देख रहे हैं? या ये वन ऑफ द केसेस है? क्योंकि रशिया तो शुरू से बेच ही रहा है, मतलब उस वो एक अलग जोन में है। उसके बाद सिर्फ टर्की ने बेचा, और पोलैंड में तो गवर्नमेंट और प्रेसिडेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि भैया प्रेसिडेंट बोल रहा है मैं ये करूंगा, गवर्नमेंट बोल रही है मैं ये करूंगा। जी बिल्कुल। तो आई थिंक देखिए सेंट्रल बैंक की जो सेलिंग है ना, उसका एक एक तरीका उसे देखने का है कि वो सेल अगर करी तो किस रीज़न से कर रही है। अभी तक कोई भी सेंट्रल बैंक्स का वैसा कोई एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट नहीं है कि वो गोल्ड में से डाइवर्सिफिकेशन कम करके कोई और एसेट में मूव कर रहे हैं। टर्की का जो जैसे एग्जांपल दिया कि हिस्टोरिकली टर्की सेंट्रल बैंक इज़ वेरी एक्टिव बोथ वेज। हमने 2020 में भी ये देखा था कि एक टाइम बहुत सेलिंग हुई, लेकिन उसके बाद इक्वली अग्रेसिव बाइंग भी हुई। तो फिलहाल जो टर्की में हमने सेलिंग देखी इज मोर ऑफ करेंसी मार्केट इंटरवेंशन के लिए, क्योंकि गोल्ड इज अ डॉलर रिजर्व। तो जब उनकी करेंसी वीक हो रही थी तो उनको डॉलर चाहिए थे सेल करने के लिए, तो उन्होंने गोल्ड सेल करके वो लिक्विडिटी जनरेट की। तो ये अगेन शॉर्ट टर्म है, एक बार सिचुएशन स्टेबलाइज हो जाए, उनकी करेंसी स्टेबलाइज हो जाए तो फिर से गोल्ड बाइंग शुरू कर देंगे। बट मार्केट में सेंटीमेंट डेफिनेटली मैटर करते हैं कि जब मिडिल ईस्ट में इतना कॉन्फ्लिक्ट है तो ये डर हमेशा होता है कि कुछ सेंट्रल बैंक्स बाद में, क्योंकि रीडेवलपमेंट करना पड़ेगा उनको, नए इन्वेस्टमेंट्स करने पड़ेंगे, डिफेंस में इन्वेस्टमेंट्स करने पड़ेंगे, तो वो सेंट्रल बैंक जिनके पास गोल्ड है क्या उसे बेचेंगे कि नहीं बेचेंगे। तो ये डर है मार्केट में, वो जायज़ है। बट फिलहाल कोई इंडिकेशन नहीं है कि कोई मैसिव स्केल पे सेंट्रल बैंक्स गोल्ड सेल करने आ जाएंगे।
तो वो देखते हैं वो डायनेमिक कैसे डेवलप होता है। टर्की का जो न्यूज़ था डेफिनेटली मार्केट में जब करेक्शन आई तो उसने वे किया था कि इन्वेस्टर्स को डर था, लेकिन अगर आप देखें 80 टन 100 टन की अगर सेलिंग है ओवरऑल ग्लोबल मार्केट के पर्सपेक्टिव से, वॉल्यूम वाइज कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि जो साल में 4,000 4,500 टन की गोल्ड की डिमांड है उसमें अगर आप 100 टन को वैसे देखें तो एज अ परसेंटेज इट इज़ अ वेरी स्मॉल नंबर, बट सेंटिमेंट डेफिनेटली इम्पैक्ट कर सकता है। तो वो हमें देखना पड़ेगा कि सस्टेन्ड ऐसा कोई सेंटिमेंट या कमेंट्री सेंट्रल बैंक से आ रही है कि हमें गोल्ड बेच के कोई और एसेट में मूव करना है। एक चीज और, चूंकि बेचने की बात चल रही, मिडिल ईस्ट ने काफी पैसा कमाया डॉलर में ऑयल बेचकर, और अब जो है मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और डिफेंस जो है एक बहुत बड़ा वहाँ पर इशू है। ये वॉर खत्म होने के बाद डिफेंस स्पेंडिंग जो है मिडिल ईस्ट की बढ़ेगी। आपको क्या लगता है मिडिल ईस्ट गोल्ड, क्योंकि उन्होंने डॉलर कमाया और डॉलर से सोना भी खरीदा है बहुत सारा, तो क्या वो गोल्ड सेल करेंगे या वो यूएस के दूसरे एसेट्स हैं, ट्रेजरी है जो उनके पास है, उनके होल्डिंग्स में, वो पहले सेल करेंगे या गोल्ड सेल करेंगे? मतलब ये कैसे, क्योंकि डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ने वाली है ये बात तो तय हो गई अभी। जी बिल्कुल। तो आई थिंक ये बात तो तय है कि डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ने वाली है, बट अगर आप हिस्ट्री देखें मिडल ईस्ट के जो सॉवरेन फंड्स है वो सबसे बड़े हैं, उनके पास लार्ज अमाउंट ऑफ वेल्थ है जो ग्लोबली इन्वेस्टेड है। तो नॉट नेसेसरीली इन गोल्ड इन्वेस्टेड है या यूएस ट्रेजरीज में इन्वेस्टेड है, वो अक्रॉस इंडस्ट्रीज इन्वेस्टेड है। न्यू एज इंडस्ट्रीज में, माइनिंग में, अगर आप उनकी बैलेंस शीट्स देखें तो अक्रॉस उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स किए हुए। तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि वो किस पार्ट ऑफ उनके इन्वेस्टमेंट्स को लिक्विडेट करेंगे। तो इट्स टू अर्ली टू प्रीएम्प्ट के वो गोल्ड सेल करें, क्योंकि आप वैसे देखिए तो सोवरेन वेल्थ फंड और सेंट्रल बैंक दोनों में सेपरेशन है। सोवरेन वेल्थ फंड के एसेट्स अलग है। सोवरेन वेल्थ फंड एज सच गोल्ड नहीं होल्ड करते। गोल्ड जो होल्ड करती है सेंट्रल बैंक होल्ड करती है उसके ब्रॉडर रिजर्व्स के एक पार्ट में। तो अभी सेंट्रल बैंक इसमें डिफेंस के लिए अगर फंड्स खड़े करने तो इट्स नॉट नेसेसरी कि सेंट्रल बैंक फंड जमा करेगा। वो जो उनकी कंट्री का वेल्थ है जो सोवरेन वेल्थ फंड में है वो वेल्थ वो लोग मोबिलाइज करेंगे। तो उसके इम्प्लीकेशन बहुत जगह पे हो सकते हैं, जैसे यूएस एआई इंडस्ट्री में बहुत इन्वेस्टमेंट्स है, मिडल ईस्ट सोवरेन फंड्स के बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, प्राइवेट क्रेडिट मार्केट्स में उनके बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स है। तो कहाँ से वो पुल आउट करते हैं वो फिलहाल वो किसी को पब्लिक इन्फॉर्मेशन है नहीं और वो हम प्रीएम्प्ट भी नहीं कर सकते। बट मेरा मानना है कि गोल्ड इज नॉट अ प्रायोरिटी इन टर्म्स ऑफ सेलिंग। तो मैं बहुत ज़्यादा इसको लेके गोल्ड के साथ नहीं रिलेट करूँगा। दूसरी चीज, चूंकि हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, ईटीएफ में हमने देखा जनवरी में काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट आया था, इवन इक्विटी फंड्स को भी गोल्ड ईटीएफ ने पीछे छोड़ दिया था। पर फरवरी और मार्च का डेटा देखा तो सब जो है जो 30-32 हजार करोड़ था वो 3-4 हजार करोड़ पे आ गया। ग्लोबली भी ऐसा ही ट्रेंड देख रहे हैं या ये सिर्फ इंडिया का था कि जब एकदम यूफोरिया था तो लोगों ने खरीद लिया और फिर बाद में पता चला कि जब प्राइस नीचे आया तो बेच दिया? आई थिंक मोर और लेस ग्लोबली भी यही बिहेवियर है। आई थिंक गोल्ड सिल्वर में जो रिटेल इन्वेस्टमेंट का जो वेव आया सितंबर अक्टूबर ऑनवर्ड्स, आई थिंक वो सब प्राइस को चेज कर रहे थे। तो उनको जब तक प्राइस कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा था उनको अट्रैक्शन था। द मोमेंट वो प्राइस करेक्ट हो गया तो अब वो डर गए, क्योंकि उन्होंने बहुत हायर लेवल्स पे, अगर आपने अक्टूबर जनवरी में बाई किया है फॉर एग्जाम्पल, जनवरी में जिसने बाई किया है वो ऑलरेडी 20% सिल्वर में, तो देखो 30-40% ऑलरेडी उनके इन्वेस्टमेंट्स डाउन है। तो वो नया इन्वेस्टमेंट करने से डरेंगे ऑफकोर्स। तो ये बिहेवियर कंसिस्टेंट है कि पीपल लाइक एटलीस्ट द रिटेल जो इन्वेस्टर है उनको एक अप्रिशिएटिंग एसेट पसंद है। तो अगर वो एसेट साइडवेज हो गया या अंडर परफॉर्म करने लग गया तो वो उसमें से बाहर आ जाते हैं। तो हमें देखना पड़ेगा कि वापस जब ये वेव शुरू होगा तो शायद इन्वेस्टर्स आएंगे, बट फिलहाल क्योंकि प्राइस में ही कंफ्यूजन है, जैसे मैंने कहा हमने जो डिस्कस किया, तो इन्वेस्टर्स को भी क्लैरिटी नहीं है कि मैं इसमें और अग्रेसिवली अभी जाऊँ कि नहीं जाऊँ, क्योंकि शायद प्राइस और अगर करेक्ट कर जाए तो हम देखेंगे इसे। बट डेफिनेटली स्लो तो हर जगह पे ये है कि इट्स ब्रॉडली अ कंफ्यूजन इन द तो मार्केट। पिछले एक साल का हम डेटा देखें ईटीएफ का भी, तो नॉर्थ अमेरिका ने ही सबसे ज्यादा खरीदा था और अभी सेलिंग में भी नॉर्थ अमेरिका ही सेल कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो ETFs वही है कि वेस्टर्न कंट्रीज में ETFs हैव ऑलवेज बीन पॉपुलर, और वहाँ हमने देखा है कि थोड़ा बिहेवियर अगर आप 2023-24 को भी कंपेयर करें तो वहाँ के इन्वेस्टर्स वे टिपिकली जब प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ती है तो वो सेलिंग करते हैं, वो प्रॉफिट बुक करते हैं। और एशिया में रिवर्स है कि लोगों को जब प्राइस ऊपर जा रही है तब बाय करना होता है। लेकिन वो बिहेवियर कहीं ना कहीं 2025 में चेंज हुआ, क्योंकि वहाँ भी इन्वेस्टर्स को लग गया कि भाई ये हम सेल कर रहे हैं लेकिन ये प्राइस तो कंसिस्टेंटली ऊपर जा रही है। तो वो जब नेट बायर्स बन गए तो गोल्ड में इतनी बड़ी रैली हमने देखी, क्योंकि फिर वेस्टर्न ETFs वापस मार्केट में आ गए। तो अब हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि प्योरली इन टर्म्स ऑफ साइज वो बड़े हैं
तो अगर वो कंसिस्टेंटली सेलिंग में आते हैं तो वो प्राइस पे प्रेशर डेफिनेटली बनाएंगे। आपको क्या लगता है गोल्ड अभी भी सस्ता है? सस्ता महंगा तो आई थिंक बहुत रिलेटिव टर्म है। अगर आपने गोल्ड जब इंडिया में 1,80,000 ऑलमोस्ट चले गया था तब आपने देखा है, और आपको जब 1,30 में मिल रहा था तो आपको सस्ता लग रहा है, लेकिन अगर आप एक साल पहले से ही कंपेयर करें तो वो प्राइस डबल है। तो आई थिंक इट्स ऑल रिलेटिव। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि सस्ता है या महंगा है, मैं ये कहूँगा कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट है गोल्ड की तो आपका नज़रिया अलग है। आप सिलेक्टिवली इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको वेट करना चाहिए कि मार्केट में कुछ क्लियर डायरेक्शन है। हमारा मानना है कि ट्रेंड पॉजिटिव है, तो अगर आप शॉर्ट टर्म में डिप्स अगर अगर आप हजम कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप सिस्टमैटिकली गोल्ड सिल्वर एक्यूमुलेट करें, अपने पोर्टफोलियोज को डाइवर्सिफाई करें इक्विटीज में, तो वो मैं डेफिनेटली कहूँगा। बट सस्ता महंगा तो आई थिंक बहुत ही रिलेटिव टर्म है। नहीं तो आपको क्या लग रहा है अभी फ्यूचर, मतलब अगर 1-2 साल की हम लोग बात करें, गोल्ड कैसे दिख रहा है आपको अभी? सो गोल्ड में वी आर स्टिल बुलिश। तो हमें लगता है कि $6,000 के लेवल्स वापस अटेन हो सकते हैं मार्केट में, क्योंकि वॉर का इम्पैक्ट असाइड बाकी जो अनसर्टनिटीज़ है, जैसे मैंने कहा कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में अभी टैरिफ्स पे अभी तक कुछ वापस नया हमें कुछ न्यूज़ देखने नहीं मिला, तो टैरिफ्स पे वापस जब फोकस आएगा ग्लोबली, अब ये जो वॉर्स के बाद जो ट्रेंड है जैसे डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ेगी, तो ये जो अनसर्टनिटी का जियोपॉलिटिकल अनसर्टनिटी का जो माहौल है वो कहीं भी हमें कम होता हुआ नहीं दिख रहा है। यस, वो फेजेज आएंगे जब वो ठंडा हो जाएगा या लोग हेडलाइंस में नहीं होगा, बट इन द बैकग्राउंड ये चीज़ें चलती ही रहेंगी। टैरिफ अनसर्टनिटी है, यूएस चाइना का जो ट्रेड कॉम्पिटिशन है, और इन जनरल एक डाइवर्सिफिकेशन का जो हमने मूव देखा है, नॉट जस्ट फ्रॉम सेंट्रल बैंक बट इवन HNIs, कि उन्हें अब ये समझ में आ गया है कि सर्टेन परसेंटेज ऑफ आपका पोर्टफोलियो प्रेशियस मेटल्स में होना चाहिए एज एन इंश्योरेंस, एज एन हेज अगेंस्ट ये सब अनसर्टेनिटी। तो वो हमें कम होता हुआ नहीं दिख रहा है, तो वो सस्टेन करेगा इन्वेस्टमेंट को। और सेंट्रल बैंक पॉलिसीज भी आफ्टर अ पॉइंट, अगर ये सब अनसर्टेनिटीज हट जाती है तो रेट कट्स के माहौल भी बनेंगे। तो हम एटलीस्ट एक साल के लिए तो यहाँ से बुलिश है, बहुत गोल्ड और सिल्वर के लिए। ओके। और अगर हम चाइना की, आपने बात की चाइना को, अगर हम देखें तो चाइना के इंपोर्ट फिगर देखें तो काफ़ी इंपोर्ट हो रहा है, सिल्वर भी गोल्ड भी। इवन हम देखें तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स में भी एक है चाइना। रिफाइनिंग भी अगर हम देखें तो 80-90% पूरे वर्ल्ड को रिफाइन करके भी चाइना ही बेचता है। तो भी चाइना इतना प्रोड्यूस करने के बाद भी इंपोर्ट कर रहा है। आपको क्या लग रहा है चाइना मतलब गोल्ड और सिल्वर के ऊपर ही ये सारा काम कर रहा है, या अदर मेटल्स भी एक्यूमुलेट कर रहा है, या भविष्य की कोई तैयारी चल रही है? आई थिंक अक्रॉस मेटल्स है, जो भी क्रिटिकल मेटल्स है वो डेफिनेटली रेयर अर्थ्स में, जैसे चाइना इज द बिगेस्ट प्लेयर, और ये बहुत सारी टेक्नोलॉजीज में रेयर अर्थ मेटल्स यूज होते हैं, सेमीकंडक्टर्स में, AI चिप्स में। तो कहीं ना कहीं वो रिसोर्स बचाने के लिए या अपना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बनाने के लिए ये इन द बैकग्राउंड ये सब चल ही रहा है। गोल्ड सिल्वर की मैं बात करूँ तो वहाँ पे रिटेल जो इन्वेस्टर है, प्रॉपर्टी मार्केट इन चाइना हिस्टोरिकली एक सबसे बड़ा माध्यम था जहाँ पे लोग इन्वेस्ट करते थे। लास्ट अगर हम 2-3 साल से देखें तो वहाँ पे प्रॉपर्टी मार्केट में एब्सोल्युटली नेगेटिव रिटर्न्स है। वो मार्केट में लोगों को कोई ऑप्टिमिज्म नहीं है प्रॉपर्टी मार्केट्स को लेके। तो गोल्ड सिल्वर में लोगों की अटेंशन शिफ्ट हो गया, और प्लस प्राइस भी इतना अच्छा परफॉर्म करी थी, तो इन्वेस्टमेंट मनी डेफिनेटली बहुत हाई डिमांड है गोल्ड सिल्वर दोनों इन्वेस्टमेंट की। चाइना में ज्वेलरी डिमांड डेफिनेटली सफर करी इन द प्राइस, और दूसरा वहाँ पे जो VAT का जो रूल आया लास्ट ईयर, जहाँ पे ज्वेलरी पे अब 6 से 7% VAT लोगों को पे करना पड़ेगा, तो वो भी नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है। तो लोग बोल रहे हैं कि अगर मुझे गोल्ड ही बाय करना है तो वाई नॉट बाय इन्वेस्टमेंट रादर देन ज्वेलरी, क्योंकि हिस्टोरिकली हम देखिए एशियन कल्चर में ज्वेलरी भी एक इन्वेस्टमेंट की तरह ही लोग देखते थे। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट पे अगर अपफ्रंट ही कोई टैक्स है तो लोग वो इन्वेस्टमेंट का जो है जरिया चेंज कर देते हैं कि मैं ज्वेलरी नहीं बाय करूंगा, मैं रिटेल इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स बाय करूंगा। तो वही फिलहाल जो है वो चाइना में हो रहा है। अपने रेगुलेशन की बात की, अगर हम इंडिया में देखें गोल्ड इंडस्ट्री या बुलियन इंडस्ट्री के हिसाब से रेगुलेशन में अभी भी कोई बहुत बड़ा बदलाव लाने की जरूरत है? आपको क्या लगता है कौन सा बदलाव जो इंडस्ट्री को चेंज कर सकता है? टैक्सेस तो चलिए ठीक है, वो तो ऊपर नीचे होते ही रहते हैं, मतलब बजट के हिसाब से। इसके अलावा ओवरऑल ब्रॉडर इकोसिस्टम गोल्ड का अभी भी हम देखें तो वो ग्लोबली जैसा कम्पिटिटिव होना चाहिए वैसा नहीं है। जी बिल्कुल। आई थिंक एक जो चेंज अगर मैं अगर पिक आउट कर पाऊँ कि जो इंडिया में डेफिनेटली आना चाहिए, इज अलाउइंग एक्सपोर्ट्स ऑफ बुलियन। इंडिया में फिलहाल गोल्ड सिल्वर आप एज बुलियन एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, वो रिस्ट्रिक्शंस है।
तो कहीं ना कहीं वो मार्केट को डिस्टॉर्ट कर रहा है, लोकल मार्केट को भी, क्योंकि आपके पास जब एक्सेस सप्लाई है तो आप बाहर भेज नहीं पा रहे हो, तो आपके डोमेस्टिक मार्केट में डिस्काउंट्स और डीपर हो जाते हैं, इंडस्ट्री सफर करती है। तो अगर एक्सपोर्ट्स अलाउ कर दे गवर्नमेंट इवन इन अ लिमिटेड वे, सर्टेन जोन से या गिफ्ट सिटी से या कोई ऐसी जेड से, तो वो इन बहुत हेल्प करेगा कि इंडिया की इकोसिस्टम को इवॉल्व करने, क्योंकि फिलहाल वी आर अ वन वे मार्केट। तो आप ये बहुत सुनते हैं कि इंडिया को प्राइस सेटर होना चाहिए, प्राइस मेकर होना चाहिए गोल्ड में, बट आप प्राइस मेकर अगर आप हो तो आप वन वे ट्रेड नहीं कर सकते हो, आप सिर्फ इम्पोर्ट ही कर रहे हो। तो अनलेस आप टू वे ट्रेड कर पा रहे हो, आप यू आर नॉट अ प्राइस सेटर इन द मार्केट। तो अगर इंडिया बुलियन एक्सपोर्ट अलाउ करते हैं तो आई थिंक इवन फ्रॉम अ गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव आपको डॉलर रेवेन्यू मिल रहा है, क्योंकि गोल्ड इन दी एंड आपके डॉलर रिजर्व्स को ड्रेन कर अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो। एट द सेम टाइम अगर आप एक्सपोर्ट कर पा रहे हो तो आप उतने डॉलर फिर से आप कमा सकते हो। तो कहीं ना कहीं आप वो बैलेंस कर सकते हो कि सिर्फ वन वे ट्रेड है तो आप सिर्फ इंपोर्ट ही करे जा रहे हो। तो अगर आप नेट ऑफ कर लोगे तो एटलीस्ट आपका जो इंपोर्ट बिल है जो करंट अकाउंट की इफेक्ट करता है उसे आप मिनिमाइज कर सकते हो। क्योंकि हमने बहुत कंट्रीज देखी, थाईलैंड फॉर एग्जाम्पल, बिग ट्रेडिंग मार्केट, दुबई, जबकि उसका कंजम्पशन साल का 30, 40, 50 टन है लोकल, पर अगर आप ट्रेडिंग वहाँ पे देखो तो साल की 700, 800, 1000 टन की ट्रेडिंग हो जाती है, बिकॉज इट इज इम्पोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग टू डिफरेंट रीजन्स। तो आई थिंक इंडिया के पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इन द करंट एनवायरनमेंट, जहाँ पे मिडिल ईस्ट में इतनी अनसर्टेनिटी, और प्लस वी आर अ बिग मार्केट, कंज्यूमिंग मार्केट इटसेल्फ। तो रादर देन लोग हांगकांग जाए, सिंगापुर जाए या दुबई जाए बुलियन ट्रेडिंग के लिए, वी कुड इमर्ज एज ए सेंटर, बट उसके लिए एक ही जो आई थिंक लिमिटेशन है कि हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे। चलिए, एक्सपोर्ट होगा। चांदी पर मैं आपसे डिस्कशन करना चाहूँ। चांदी का अगर हम भाव देखें, आपको क्या लगता है $100 वापस से हम लोग देख पाएंगे, या वो पुराने हसीन सपने अपने 2011 में जो आ गए थे? नहीं, आई थिंक डेफिनेटली $100 की एक्सपेक्टेशन हमारी है। और उसका कारण मैं कहूँगा कि आपने जैसे हमारे वर्ल्ड सिल्वर सर्वे के में डेटा में भी देखा होगा कि चांदी मार्केट में 2026 में भी डेफिसिट है। डेफिसिट ये छठवां साल होगा जब डेफिसिट है। अब डेफिसिट में आपके दर्शकों को समझा दूँ, बेसिकली जब डिमांड सप्लाई से ज़्यादा है तो मार्केट वो डेफिसिट को कैसे फिल करता है कि एग्जिस्टिंग जो रिजर्व्स है सिल्वर के, एग्जिस्टिंग इन्वेंट्रीज है ग्लोबली, उसे ड्रेन डाउन करके एक पॉइंट जब आएगा जब ग्लोबल इन्वेंट्रीज ही उतनी नहीं बचेगी। जो पॉइंट अक्टूबर में आया था, अगर लोगों को याद हो, तो अक्टूबर में ये हुआ कि जब बहुत सारा मेटल यूएस में मूव हो गया बिकॉज ऑफ टैरिफ्स, तो ग्लोबली अवेलेबल रिजर्व्स जो थे वो ड्रेन हो गए, और जो थे उसमें से भी ईटीएफ्स में इतने सारे चले गए, तो फ्री फ्लोटिंग मेटल था ही नहीं मार्केट में, जिस वजह से एक्चुअल सप्लाई स्क्वीज हमने मार्केट में देखी चांदी में, कि जहाँ पे इंडस्ट्री में डिमांड थी, कंज्यूमर में डिमांड थी, बट एक्चुअल चांदी अवेलेबल ही नहीं थी। तो लोगों ने बहुत हाई प्रीमियम्स देके, इंडिया में तो दिवाली में 20-20, 30% प्रीमियम देके लोगों ने चांदी खरीदी थी। तो वो आपको दिखाता है कि डेफिसिट एक्चुअली मार्केट में क्या कर सकता है। तो अक्टूबर एक ट्रेलर था कि जब डेफिसिट एक्चुअली प्ले आउट हुआ। तो अगेन हमारा मानना है कि ये पॉसिबिलिटी अभी भी है, क्योंकि डेफिसिट है मार्केट में, तो कोई एक ट्रिगर चाहिए ये स्क्वीज को वापस मार्केट में लाने के लिए। कि जैसे सिल्वर भी एक क्रिटिकल मिनरल है, तो फॉर एग्जांपल कल यूएस ने फिर से कोई टैरिफ पॉलिसी अपनी लाई जहाँ पे वो बोल रहा है कि सिल्वर पे टैरिफ लगेगी। चाइना फिलहाल एक्सपोर्ट कर रहा है, बट अगर अगर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन खराब है और उन्हें लगता है कि सिल्वर हमें कंजर्व करना चाहिए एज ए क्रिटिकल मेटल, और चाइना ने एक्सपोर्ट बंद कर दिया, तो अगेन देयर इज अ स्क्वीज इन द मार्केट। तो ये सब रिस्क है, और ग्लोबली इतनी इन्वेंटरीज अवेलेबल ही नहीं है कि वो स्क्वीज को एड्रेस कर सके इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो वो फिर से स्पाइक डेफिनेटली मार्केट में आ सकती वापस आ सकती है, मतलब $100 हम है। जी एक्सपेक्ट कर बिल्कुल। सकते, 120 नहीं। नहीं देखिए, 100 आया तो 120 यू कैन नॉट रोल आउट, इज जस्ट दैट कि जब मोमेंटम आती है सिल्वर में, तो आई थिंक लोगों ने देखा ही है कि फिर कोई लेवल सैक्रोसैंक्ट नहीं है। $100 भी लोगों को लगा था कि साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट है, इतना जल्दी नहीं टूटेगा, बट वो 100 से 120 चार 4 दिन दिन में अचीव हो गया। तो आई वुडंट से एनीथिंग इज इम्पॉसिबल, बट फिलहाल हम 100-105 डॉलर तक हमारा व्यू डेफिनेटली है, और मार्केट कंडीशन चेंज होंगे तो टारगेट ऑफ कोर्स वी कैन रिवाइज, बट वी डेफिनेटली सी कि वो अपसाइड पोटेंशियल है। इंडिया में रुपी फैक्टर कितना इम्पैक्ट करेगा? क्योंकि हम देख रहे हैं भारतीय प्राइजेस को हमेशा रुपए का फायदा जरूर मिलता है, 2-3%, 4% हर साल, मतलब आपका ऐसे ही पड़ा है गोल्ड इंटरनेशनल मार्केट, और इसमें जी देखेंगे तो बिल्कुल। रुपए वो चीज भी आगे इम्पैक्ट करती रहेगी रुपया। क्योंकि अब 90, पहले ऐसा होता था 90 मतलब बहुत ज्यादा, अब 90 के ऊपर लगातार बने हुए हैं वहां पर। जी बिल्कुल। आई थिंक अगर आप जो मेन फैक्टर देखें कि इंडिया में रुपी डिप्रिसिएशन का ये है कि हमारी करंट अकाउंट डेफिसिट,
और वो कहाँ से ड्राइव हो रही है, क्योंकि ऑयल प्राइसेस हाई है, हमारा इंपोर्ट बिल हाई है। तो जब तक ये एड्रेस नहीं होता है तो रुपी में कोई ऐसा सडनली अप्रिसिएशन आने की स्कोप दिख नहीं रही है कि कि 85 वापस हो जाए। शॉर्ट टर्म में जैसे आरबीआई ने कुछ मेजर्स लिए तो हमने अप्रिसिएशन आते हुए देखा। दूसरा एक पोटेंशियल स्कोप है कि थोड़ा अप्रिसिएशन आ सकता है अगर हमारी इक्विटीज़ में सेंटिमेंट रिबाउंड हो जाए, फॉरेन इन्फ्लोज फिर से शुरू हो जाए, तो हमें अप्रिसिएशन देखने मिल सकती है। बट आई डोंट थिंक दैट इन इटसेल्फ बहुत बड़ा फैक्टर होगा। डेप्रिसिएशन का पोटेंशियल तो है कि ऑन एन एवरेज इंडियन करेंसी 2 से 4% के बीच में हर साल डेप्रिशिएट करती ही है, तो वो तो हमेशा प्राइस के लिए इंडिया में पॉजिटिव ही है। वन ऑफ इंस्टेंसेस हो सकते हैं कि सडनली अप्रिसिएशन हो गया, बट वो इतना बड़ा नहीं हो जाएगा कि आपकी इन्वेस्टमेंट को एक्चुअली हिट करे। तो मैं कहूँगा कि वो इन्वेस्टर्स के दिमाग में अगर वो कंसर्न है तो वो अपसाइड में होनी चाहिए कि शायद रुपये और डेप्रिशिएट कर देगा। मुझे नहीं लगता है कि अप्रिसिएशन का कंसर्न बहुत बड़ा होना चाहिए। एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूँगा, इंडिया में ज्वेलरी डिमांड लो है, इन्वेस्टमेंट डिमांड ऊपर जा रही है, ज्वेलरी डिमांड नीचे जा रही है, इन्वेस्टमेंट डिमांड ऊपर जा रही है। इस बीच में जो इन्वेस्टमेंट का एक बहुत बड़ा जरिया था सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, वो गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। लोग फिर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड बंद हुआ तो डिजिटल गोल्ड की तरफ गए, डिजिटल गोल्ड में फिर रेगुलेशन का इशू आ गया। तो आपको क्या लगता है ये पूरा इकोसिस्टम जब जो इन्वेस्टमेंट डिमांड इसलिए भी बढ़ी क्योंकि एक बहुत बड़ा फैक्टर जो एसजीबी था वहां पर, वो आपके उसमें से चला गया, प्लस प्राइजेस ने भी उसमें आग में घी डालने का काम किया, एंड देन वो चीज पिकअप हो गई। एक तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, आप डिजिटल गोल्ड लो या फिर ईटीएफ में जाओ, या जो दूसरे फैक्टर है ज्वेलरी, आदमी आज की जो जेन जी जो है वो खरीदती नहीं है। नहीं तो बिल्कुल आई थिंक सी इन्वेस्टमेंट का मीडियम चेंज हो गया, इन्वेस्टमेंट तो हो ही रहा है। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स था तो फिजिकल एक्चुअली मार्केट में इम्प्लीकेशन नहीं, क्योंकि वो एक बॉन्ड था, एक्चुअल गोल्ड बैक नहीं था। तो वो बंद होने के बाद ईटीएफ्स को कहीं ना कहीं फायदा हुआ ही है। और जैसे आपने कहा कि प्राइस का भी उसमें फैक्टर था, तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि कितना पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट जो एसजीबी में जा सकता था वो ईटीएफ में आ गया। तो वो हम देखते हैं कि अभी ईटीएफ्स हैव बिकम पॉपुलर, लोगों को एक्सेप्टेंस आ गई है। पहले बहुत सालों तक ईटीएफ में इतनी लोगों की एक्सेप्टेंस नहीं थी, एजुकेशन नहीं था। अब पीपल आर कंफर्टेबल डूइंग ईटीएफ इन्वेस्ट। और डिजिटल गोल्ड आपने कहा कि भले सेबी का रेगुलेशन है और वो सही डायरेक्शन में है कि रेगुलेशन होना चाहिए, बट कहीं ना कहीं जितने भी डिजिटल गोल्ड प्लेयर्स से हम मिल रहे हैं वहाँ इन्वेस्टर्स को इतना फर्क नहीं पड़ा है। जो इन्वेस्ट कर रहे हैं डिजिटल गोल्ड माध्यम से वो कर ही रहे हैं, क्योंकि हर कंपनी के अपने चेक्स एंड बैलेंसेस है। और टू बी ऑनेस्ट वो मार्केट अभी उतना बड़ा है नहीं टू बिकम अ कंसर्न। लार्जर इंडियन मार्केट इज स्टिल, उनको फिजिकल ही चाहिए। तो छोटे बार्स कॉइन्स लोग बाय करते हैं क्योंकि उन्हें गोल्ड टच एंड फील करना पसंद है। तो इन्वेस्टमेंट होता रहेगा, माध्यम चेंज होते रहेंगे, कभी डिजिटल का वेव आएगा, कभी ईटीएफ का आएगा, कभी फिजिकल बार एंड कॉइन का आएगा, बट इन्वेस्टमेंट का जो मोटिव है और जो सेंटिमेंट है वो कंटिन्यू। थैंक यू सो मच हर्षल भाई, ये सारी जानकारी देने के लिए और इतने बढ़िया इंसाइट्स देने के लिए। थैंक यू। और दोस्तों, आप मुझे बताइएगा कि ये जो हमारा बिग बुलियन शो का पॉडकास्ट है आपको कैसा लगा। थैंक यू।